अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम फ्लोइड एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम डाइजेस्टर एल्गोरिथम हमने पढ़ा था, और उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे कि हम फ्लोइड कब लगाते हैं, कब डाइजेस्टर लगाते हैं, कब डाइजेस्टर यानी कि कब दोनों में से लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में, इससे प्रीवियस लेक्चर में कवर कर दी थी, तो वो लाजमी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमें ग्राफ दिया गया है जिसमें एक हमारे पास एज है जो कि डायरेक्टेड है, और बाकी सारी अनडायरेक्टेड है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बाई डायरेक्शन है। यानी कि 1 से 2 भी जा सकते हैं, 2 से 1 भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप 3 से 5 पे जा सकते हैं, 5 से 3 पे नहीं आ सकते। डायरेक्टेड का ये मतलब है। तो ये ग्राफ जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टेड दिया हो या अनडायरेक्टेड दिया हो सकता है कि आपको वो आपको मतलब कि डायरेक्टेड पूरे सारे एजिस डायरेक्शन डायरेक्टेड ग्राफ भी दे सकते हैं, डायरेक्टेड एजिस भी दे सकते हैं, अनडायरेक्टेड भी दे सकते हैं। और समटाइम्स होता है कि दोनों का मिक्स करके भी देते हैं, जिस तरह ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उससे पहले तो हम ट्रिपल ऑपरेशन को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिपल ऑपरेशन ये है कि अगर हमारे पास आई नोड है, के नोड है, जे नोड है, तो इन दोनों के दरमियान लिंक क्या होगा, डी आई के, यानी कि डिस्टेंस जो होगा उस लिंक का जो कॉस्ट होगी, वो जो डिस्टेंस होगा या आप लिंक का जो वो डी आई के होगा। इसी तरीके से डी से जे से हम के जा रहे हैं, डीजे के होगा, और ये आई से हम जे पे जा रहे हैं तो डी आई जे होगा। तो ये है कि विजन डीजे यानी कि जिस नोड पे हम खड़े हैं उसकी जो प्लस उस लिंक की जो कॉस्ट है, उसका सम हमारे पास लेस देन होगा डी आई के से। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट लिंक, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि यानी कि डी आई जे से, हाँ सॉरी, डी आई जे प्लस डी जे के लेस देन इक्वल टू डी आई के। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पे शायद आई मेरे से मिसिंग हो गया। तो हमने देखना कि डी आई जे यानी कि डी जे, दरअसल आप इन अदर वर्ड्स डी जे की कॉस्ट क्या आएगी, यहाँ से सम करके आएगी ना। अगर हम यहाँ से स्टार्ट होने, जिस तरीके से मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था कि सोर्स अगर हमारा ये है, डेस्टिनेशन ये है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ पे आए तो हमने इस लिंक की कॉस्ट इसके करंट कॉस्ट के अंदर हमने ऐड कर दे रहे हैं, तो हम वो उसको डीजे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी कि डीजे प्लस डीजे के लेस देन इक्वल टू होगी डायरेक्ट लिंक से, या इस तरह जब केस हो तो हम जारी बात है कि वैल्यूज को अपडेट कर देते हैं। लाइक लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने क्या करना है कि फ्लोइड एल्गोरिथम के अंदर हमने सबसे पहले तो एक डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाना होता है। डिस्टेंस मैट्रिक्स क्या बता रहा होता है, जिसके अंदर हमने इनिशियली जो हमें क्वेश्चन के अंदर ये ग्राफ दिया हुआ है, इसको हमने नोट डाउन कर लेना होता है। लाइक किस तरीके से करना है, देखते हैं। हमने कितने हमारे पास नोड्स है, 5 नोड्स है, तो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया 1 2 3 4 5। इसी तरीके से हमने कॉलम्स में भी 1 2 3 4 5 लिखने हैं, और ये स्केयर मैट्रिक्स होता है। जितने हमारे पास नोड्स होंगे उतने ही इसके मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। यानी कि 5 नोड्स थी तो 5 बाय 5 का हमने मैट्रिक्स बना दिया। ठीक हो गया। ये सारी नोड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये क्या है, नोड 1 से नोड 1 का डिस्टेंस। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, डिस्टेंस लिखनी है या कॉस्ट लिखना है। इसको हम डिस्टेंस भी कहते हैं, कॉस्ट भी कहते हैं, हर किसी का अपना तरीका याद रखने का। समटाइम्स वो क्वेश्चन में कह देता है कि कॉस्ट के नाम से वो बता देता है, समटाइम्स वो कह देता है डिस्टेंस ही है। तो जो भी क्वेश्चन में दिया होगा आप वही वर्ड यूज कर लीजिएगा। तो क्या है, 1 से 1 हमने क्या करना था, डैश। हमने डायगोनली क्या करना है, सिंपल हमने डैश लगा देना। क्यों, यानी कि 1 से 1 तक, यानी कि नोट्स 1 से 1 कोई लूप तो है ही नहीं, तो हमने क्या करना कि डैश ही लगाते हैं। ओके, हमने डैश लगा लिया, सारा कुछ कर लिया। इवन कि अगर आपके पास साइकिल हो तो हमारा फ्लोइड चल जाता है। लेकिन मैंने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि अगर हमारे पास ग्राफ के अंदर डाइजेस्ट वो साइकिल है ना, तो डाइजेस्टर नहीं लगेगा। लाइक मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि अगर हमारे पास ग्राफ के अंदर साइकिल है तो डाइजेस्टर यूज नहीं कर सकते, देन हम फ्लोइड ही उस पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का मसला नहीं आएगा इसमें। ठीक है। तो आपने क्या करना है, डायगोनली आपने डैश लगा लिया, क्योंकि 1 से 1 नोड का कोई है नहीं है ना, कोई लिंक 1 से 1, तो हमने डैश कर दिया। इसी तरीके से 2 से 2, 3 से 3, यानी कि हर नोड का अपने नोड, यानी कि 3 पे 3 कोई सेल्फ लूप तो नहीं लगा हुआ, नहीं ना लगा हुआ। अगर लगा होता तो उसकी कॉस्ट हम ऐड कर देते, उसके अंदर नहीं है तो हमने डैश लिखना। ठीक हो गया। सिंपली आपने डैश हमने डाल दी डायगोनली। देन हमने क्या किया, 1 से 2, यानी कि 1 से 2 तक का डिस्टेंस लिंक, 1 से हम 2 पे जा रहे हैं, कितने डिस्टेंस में जा रहे हैं, 3 में जा रहे हैं। ठीक हो गया। हमने देखा कि अब नोड 3 है, यानी कि 1 से हम 3 में जा रहे हैं 10 डिस्टेंस पे। हमारे पास कॉस्ट क्या है या डिस्टेंस 10 है, वो हमने नोट डाउन कर लिया। अब 1 से 4 पे हम जा रहे हैं, देखें तो 1 से 4 हमारे पास कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। 1 से 4 का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। जब डायरेक्ट लिंक नहीं ना होता, हमने उसको इन्फिनिटी लिखना है। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दिया। इसी तरीके से 1 से
5 भी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है तो हमने इन्फिनिटी लिख दिया। हाँ, बाज़ औक़ात बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वो जन 1 से 1 कुछ भी नहीं है तो आप इधर इन्फिनिटी लिख देते हो। ये यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं लिखना, यहाँ पे आपने डैश ही लिखना है। ये लाजमी याद रखना है कि कुछ ये भी गलती करते हैं, यहाँ पे काट के इन्फिनिटी ही लिख देते हैं, तो इन्फिनिटी नहीं लिखना। ठीक हो गया। नोड अपनी नोड से अपने नोड पे यानी कि नोड 1 अपने ही नोड 1 पे दोबारा वापस आने का वैसे तो लिंक नहीं है। लिंक होता तो हम उसके जगह पे उसका डिस्टेंस या कोर्स जो भी था वो हम लिख देते, नहीं है तो हमने डैश लिखना। ओके, ये नहीं करना कि भैया नोड 1 से 4 यानी कि आप सिंपल वर्ड्स में आपने याद रखें कि आपने डायगोनली आपने डैश लगा देनी है, लेकिन ग्राफ को देखते हुए। अब इसमें देखेंगे अगर फर्ज करें कि यहाँ पे 1 से 1 पे ही लूप लगा होता है इस तरीके से और उसकी कोई कॉस्ट दी होती तो हम वो यहाँ पे जाहिर बात है लिख देते हैं। अगर नहीं दिए तो हमने यानी कि उस नोड पे यानी कि 1 से 1 कोई लिंक नहीं है तो हमने वहां पे डैश लिखना है। अब 1 से 4 क्योंकि हम इससे अब हमने अगली नोट्स पे देखना है तो कोई डायरेक्ट लिंक तो होना चाहिए ना, जिस तरह 1 से 2 1 से 3 है वो नहीं है। तो जिस तरह यानी कि 1 से 4 पे डायरेक्ट लिंक नहीं है, 1 से 5 का डायरेक्ट लिंक नहीं है तो हमने वहां पे इन्फिनिटी पुट कर देना। ये उम्मीद है कि आपको डिस्कशन क्लियर होगी। तो इसी तरीके से हमने अगली रो का देखना कि सेकंड नोड 1 2 से 1 पे हम जा रहे हैं, ये देखें 2 से 1 पे हम जा रहे हैं 3, क्योंकि ये देखें बाई डायरेक्शनल एज लगी हुई है। तो इसी तरीके से हम सारे नोड ये देख लेते हैं 2 से 3 कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। हम 2 से 1 पे जा सकते हैं, 2 से 4 पे जा सकते हैं, 2 से 3 पे नहीं जा सकते, इसी तरीके से 2 से 5 पे भी नहीं जा सकते। तो इन दोनों के क्या हो गया, इन्फिनिटी आ जाएगी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ गया। इस तरीके से हमने सारा ये नोट डाउन कर लेना। ये जो कैंसिल किया हुआ है इसको अभी भूल जाए आप। तो ये सारा आपके पास आ गया नोट डाउन करके। ओके, साथ ही हमने सीक्वेंस टेबल बना लेना, सीक्वेंस टेबल मैट्रिक्स। तो ये क्या होगा, ये आपका पाथ ट्रैक करने में ना हेल्प करेगा कि हम किस तरीके से मतलब कि पाथ को आप ट्रेस कर, इसके जरिए आप ट्रेस कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, वही 5x5 का मैट्रिक्स बना लिया, आपने डायगोनली डैश लगा देने, सिंपल। इसके अंदर ये नहीं करना जो पहले सिंपल आपने डायगोनली डैश लगा देने। देन आपने क्या करना है कि जो अपना है लाइक यानी कि अब आपने क्या करना है, सिंपल जो कॉलम्स में आपकी वैल्यूज लिखी ना उनको उस कॉलम के हर सेल में नोट डाउन कर देना, उस सेल को छोड़ के जिसके अंदर आपने डैश लगा दी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, डायगोनली डैश लगा देनी है, सारी डैश लगा दी। देन ये देखिए कॉलम 1 था, सारी यहाँ पे नोट डाउन कर दी। कॉलम 2 था, यहाँ पे सारा नोट डाउन कर दे। कॉलम 3 था, यहाँ पे 3 सारे देखें 4 और 5। ठीक हो गया, ये आपने नोट डाउन कर देना। हाँ, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। ये ख्याल शायद आपकी स्क्रीन में पूरा नहीं आ रहा। यहाँ पे ये देखें, ये है सीक्वेंस टेबल मैट्रिक्स। ये देखें, ये नोड 1 से 5 तक लेबलिंग की हुई है, यहाँ से 1 से 5 तक। ठीक हो गया। तो ये हमारा कॉलम 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि समटाइम्स होता है कि आपको जो है ना नोड 1 2 3 4 5 की जगह A B C D E F इस तरीके से दे दी जाती है। तो फिर आप सीक्वेंस टेबल किस तरीके से बनाएंगे, तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भैया हमने तो पढ़ा है 1 2 3 के 4 के जरिए, और यहाँ पे तो हमें इंग्लिश अल्फाबेट्स दे दिए हैं A B C D। तो इस तरह के केस को आपने क्या करना, आपने सिंपल करना, घबराना नहीं है। आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा A B C D E, A B C D E। ठीक है, अगर लिख दिया, आपके पास 5 नोट थी A B C D E की फॉर्म में, आपने लिख दिया। आपने क्या किया कि A को जहाँ पे A है उसके साथ आपने 1 लिख देना, जहाँ पे B है उसको आपने 2 लेबल कर देना। यानी कि आपने अज्यूम कर लेना कि A की वैल्यू मैं 1 कंसीडर कर रहा हूँ, B की वैल्यू मैं 2 कर रहा हूँ, इसी तरीके से C की 3, D की 4 और E की 5। तो वो आपके लेबलिंग होगी। आपने 1 2 3 4 5 है इस तरीके से नोट डाउन कर देना, और एंड पे जब आपके पास कंप्यूटेशन होगी, आपने जब आप पाथ लिखेंगे 1 2 3 4 की फॉर्म में ही होगा वो। तो आपने क्या करना कि आपने देखना कि मैंने 4 को कौन सा अल्फाबेट असाइन किया था, सी असाइन सॉरी D असाइन किया हुआ था, तो वहां पे D लिख देना। इसी तरीके से 2 को मैंने B असाइन किया था, B लिख देना। तो जहां जहां ये था तो आपका फाइनल पाथ कंप्यूट होकर आ जाएगा A B C D की फॉर्म में। ठीक हो गया, परेशान नहीं होना। तो ये आपने सीक्वेंस टेबल लिख लेना है। और आपने ये ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहली रो और पहला कॉलम पकड़ लेना है। मैं जूम कर देता हूं। आपने पहली रो पकड़नी है और पहला कॉलम पकड़ लेना। अब
आपने क्या करना है कि भाईजान ये डैश वाला छोड़ो, यहाँ पे 3 यानी कि ये वैल्यू पकड़नी है, प्लस इसको करना है इसके साथ 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6, विच इज इक्वल टू 6। तो आपने क्या करना है कि भाईजान इस ये वाला ये वाली वैल्यू पकड़ी है और ये वाली रो पकड़ी है, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आपने देखना अगर कोई वैल्यू है, अगर ये वैल्यू उससे लेस देन होती तो हमने उसको अपडेट कर देना था। अब देखिए यहाँ पे डैश है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, तो आपने इसको एज इट इज ही रहने देना, ठीक होगा। जहाँ पे डैश आ जाए ना तो वहां पे आपने कंपेयर वगैरह नहीं करना, उसको एज इट इज ही रहने देना। देन आपने नेक्स्ट पे मूव कर जाना, यानी कि यहाँ से आपने एक वैल्यू पकड़ ली, आपने एक वैल्यू को फिक्स रखना है एक टाइम पे, लाइक यानी कि 3 था, आप इन दोनों का सम किया, अब आपने क्या किया 3 को आपने इस 3 को आप इन सारी वैल्यूज के साथ सम करके इसकी इन सेल्स की वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, इस वैल्यू को पकड़ के इन सब के साथ सम करना है 1 बाय 1 और देन इन वैल्यूज को अपडेट करना है इस तरीके से, कहीं पे अपडेशन हो रही है वगैरह या नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या 3 + 10 विच इज इक्वल टू 13, इसके हमने यहाँ पे देखा और ये कॉलम था तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा था, इसके सेल में हमने देखा कि भाईजान इन्फिनिटी है और हमारे पास जो करंट वैल्यू आई है कंप्यूट करने के बाद वो है 13 लेस देन इन्फिनिटी है, तो जाहिर बात है हमने अपडेट होगा। तो हमने इसको क्रॉस कैंसिल किया, इन्फिनिटी को कट किया और यहाँ पे हमने 13 लिख दिया। इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे 3 + इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या लेस देन 5 है? नहीं है, जाहिर बात है इन्फिनिटी से तो कोई लेस देन सॉरी 5 तो लेस देन है, लेकिन इन्फिनिटी क्या 5 से लेस देन तो नहीं है ना। अगर होता तो हम अपडेट कर देते, लाइक जिस तरह हमने अभी ये वाली वैल्यूज को अपडेट किया। तो ये तो इन्फिनिटी है तो ये खैर यही रहेगी, ये छोटी थी। इस तरीके से 3 + इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी कंपेयर ये भी वही रहेगा, ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट कॉलम में आ जाना, ये वाली वैल्यू को पकड़ना 10 + 3 विच इज इक्वल टू 13 और हमारे पास था इस सेल के, ये देखें ये रो आ रही है और ये कॉलम था, तो ये हमारा सेल बनता है। इसकी वैल्यू को कंपेयर करना जो कि 13 आई थी, 13 को हमने कंपेयर किया इस करंट जो प्रीवियस वैल्यू थी जो कि इन्फिनिटी थी। 13 लेस देन इन्फिनिटी है, यस कंडीशन ट्रू है, तो इसको हमने कट करके यहाँ पे 13 लिख देना। देन हमने देखा कि 10 + 10 20, तो ये वाला सेल बनता है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हमने एज इट इज ही डैश ही रहने देना। देन 10 + इन्फिनिटी, ये जारी बात है इन्फिनिटी से जो भी सेल के अंदर लिखा होगा वो छोटा ही होगा, तो वो एज इट इज वही रहेगा इस तरीके से ये। देन हमने क्या किया इन्फिनिटी, तो ये वाले जारी बात है जब इन्फिनिटी के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो उसके कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा। आप वैसे कंप्यूटेशन करके देख लीजिए, कोई मसला नहीं आएगा। देखिए इन्फिनिटी मल्टीप्लाई से इन्फिनिटी है 5, यानी कि इस 10 सेल में लिखा है 5, तो 5 पहले से ही इन्फिनिटी से छोटी है तो चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से इन्फिनिटी इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 बाय 1 और 1 बाय 1 चेक करेंगे तो वो तो सारी बात वही रहेगी, ये भी इन्फिनिटी, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया कि इस आइट्रेशन के अंदर हमने देखना ये आइट्रेशन यानी कि डी नॉट है, यानी कि आइट्रेशन हमारी 1 चल रही है। ओके, अब आइट्रेशन 1 चल रही है, हमने देखना कि हमने डिस्टेंस मैट्रिक्स के अंदर कहाँ कहाँ पे अपडेट किया है। यानी कि ये देखें एक ये सेल है जहां पे वैल्यू अपडेट हुई है, एक ये सेल है जहां पे वैल्यू अपडेट हुई है। हमने क्या करना है कि हमने सीक्वेंस टेबल में जाना और वहां पे इस वाले सेल में और इस वाले सेल में जो भी वैल्यू लिखी होगी उसको कैंसिल कर देना और हमने आइट्रेशन नंबर लिख देना, यानी कि आइट्रेशन 1 चल रही है हमारी। तो ये देखें ये रहा सीक्वेंस मैट्रिक्स, ये मैंने सारी आइट्रेशंस का मैंने लिख दिया और ये हमारा था जो इनिशियली मतलब कि किस तरीके से दिखेगा। तो ये मैंने बता दिया कि सीक्वेंस टेबल आपने किस तरीके से बनाना है। तो ये मेरे सारी आइट्रेशन करने के बाद मैंने सारी वैल्यूज इसके अंदर लिखी हुई है, तो मैं आपको 1 बाय 1 साथ साथ समझा देता हूँ कि ये कैसे कैसे हो रहा है। तो मैंने कहा था कि भजन आपने देखना कि अब आप देखें कि ये कहाँ कहाँ वैल्यू अपडेट हुई थी। ये था 3,2 और 2,3 में। तो आपने जाना है सीक्वेंस मैट्रिक्स से 3,2 वाले सेल में यहाँ पे लिखा हुआ था 2 को कैंसिल करना है, यहाँ पे लिख देना 1 क्योंकि हम आइट्रेशन 1 में थे। डिस्टेंस मैट्रिक्स की जो वैल्यूज अपडेट हुई है वो आइट्रेशन 1 में इस सेल की वैल्यू अपडेट हुई है आइट्रेशन 1 में। तो हमने इसको काट के 2 लिखा हुआ था, जो मर्जी वैल्यू लिखो उससे हमारा लेना देना नहीं, उसको कट करना। आपने यहाँ पे लिख दिया 1, ये जो मैंने बाद में कट किया हुआ आपने यहाँ पे लिखना 1, ये 1 लिखा हुआ। अब ये 4 ये जो लिखा हुआ है ना, ये बाकी सारी जो वैल्यूज कट की है इसको आप इग्नोर करें। ओके, देन आपने दूसरा था कि 2,3 वाली वैल्यूज भी अपडेट हुई थी। यहाँ पे 3 था, मैंने 3 को काट के लिख दिया यहाँ पे 1, ठीक हो गया, पहली आइट्रेशन चल रही थी। ओके हो गया। देन हम सेकंड आइट्रेशन में मूव कर जाएंगे। सेकंड आइट्रेशन ये वाली चीज ना मैं एंड पे आपको डिस्कस करता हूँ क्योंकि अभी हमारा फ्लो चल रहा है तो हम उसी को समझ लेते हैं। हालांकि ये वाली बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे ये सेम वही ट्रिपल ऑपरेशन वाली बात मैंने यहाँ पे दोबारा बताई हुई है, ठीक हो गया। तो
डिस्टेंस टेबल अब हमने सेकंड आइटेशन स्टार्ट होगी, यानी कि D1 हम लिखेंगे, लेकिन आइटेशन कौन सी चल रही है हमारी 2 है, साथ साथ हमने आइटेशन नंबर भी लिख लेंगे, बेहतर है कि हम बाद में कंफ्यूजन ना हो के कौन सी आइटेशन चल रही है। वैसे ये क्या है कि अगर आपने D1 लिखा तो 1 + 1 कर देना, तो आइटेशन नंबर आ जाएगा 2। ओके, तो आपने क्या करना है कि पहले आपने पहली रो पकड़ी थी और पहला कॉलम पकड़ा था। अब आपने जारी बात है सेकंड आइटेशन में आपने सेकंड रो और सेकंड कॉलम पकड़ लेना है। इसी तरीके से आप थर्ड आइटेशन में जाएंगे तो आपके थर्ड रो और थर्ड कॉलम पकड़ा जाएगा, इसी तरीके से फोर्थ आइटेशन में और फिफ्थ आइटेशन में। और ये बात का ध्यान रखना आपने कि जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, यानी कि 5x5 का है ना, 5 मतलब क्या है, नोड्स आपके पास 5 है, तो आपने 5 आइटेशन पूरी ही करनी है। ये फर्ज करेंगे कि बाजू का होता है कि वजन मैं आपको ना ये करने के ये चीज ना मैं आपको एंड पे बताता हूँ, तो फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। तो पहले इसको पूरा कर लेते हैं। तो सेकंड आइटेशन के अंदर हमने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को पकड़ लेना। अब वही हमने 3 + 3 किया 6, इसके कोरस्पॉन्डिंग सेल कौन सा बन रहा है, यानी कि अगर इसके कॉलम में देखें तो ये वाली जारी बात है इसके कॉलम में देखी जाएगी और इस तरह से रो में देखी जाएगी। तो ये वाला हमारे पास सेल बन रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, तो इसलिए हम इसको एज इट इज डैश ही रहने देंगे। देन हमने 3 + डैश, तो वो भी उसको छोड़ देंगे। 3 + 13 देखा, तो 3 + 13 है हमारे पास 16 है। और यहाँ पे क्या वैल्यू थी हमारे पास प्रीवियसली, ये थोड़ा सा गंद सा हो गया, तो हम यहाँ से देख लेते हैं प्रीवियसली क्या थी हमारे पास वैल्यू। कौन सा सेल है ये, 3,1 10 वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ 10, तो यानी कि हमारे पास जो कंप्यूट करके आए हो 16, वो तो इससे बड़ी है, तो इसलिए जारी बात है ये वाली वैल्यू देंगे हम। तो फिर हमने क्या किया, 3 + 5 किया 8, और यहाँ पे क्या, यानी कि इसके कॉलम में देखा और इसके रो में देखा, तो ये वाला सेल बनता है। तो यानी कि यहाँ पे इन्फिनिटी है, 8 जो हमारा इन्फिनिटी से लेस है, तो जारी बात है ये अपडेट हो जाएगा। इसको कैंसिल करके हमने 8 लिख दिया, इसके बाद 3 मतलब इन्फिनिटी, जारी बात है वही वैल्यू रहेगी। जब भी हम इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो ही वैल्यू रहेगी, ये बात याद रखें आप। देन हमने क्या करना है कि भैया ना, अब आपने ये पहले ये वाला पकड़ा था एलिमेंट, अब आपने ये वाला ले लेना है, 1 बाय 1 आपने आगे प्रोसीड करते रहना। तो 13 + 3 किया तो 16 आ गया। 16 की ये वाला सब देखेंगे, यहाँ पे 10 लिखा हुआ था, जारी बात है वैल्यू अपडेट नहीं होगी, ये पहले से ही छोटी है। 13 प्लस इसको छोड़ देंगे, 13 + 13 26, यहाँ पे डैश है तो उसको भी छोड़ देंगे। तो 13 + 5 विच इज इक्वल टू 18, यहाँ पे 6 है वो पहले से छोटा है। 13 + इन्फिनिटी, सॉरी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी तो जारी बात है इन्फिनिटी रहेगा। इस तरीके से 5 + 3 किया तो हमारे पास 8 आ गया। 8 और ये कौन सा बनता है, ये और ये वाला सेल बनता है, यहाँ पे इन्फिनिटी था, इसको यानी कि 8 जो हमारा कंप्यूट हो गया वो लेस देन है इन्फिनिटी, तो ये वाली वैल्यू अपडेट हो जाएगी। इसको कैंसिल किया, यहाँ पे 8 आ गया। और इसी हमने क्या किया, 5 को 13 से प्लस किया 18 आ गया, तो यहाँ पे 6 है, ये एज इट इज रहेगा। इस तरीके से 5 मतलब 5 + 5 किया तो हमारे पास आ गया 10, यहाँ पे डैश है तो उसको छोड़ देंगे। 5 + इन्फिनिटी जो वैल्यू थी वही रहेगी। इन्फिनिटी देन हम इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1, सॉरी प्लस करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास वो इन्फिनिटी में ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो जारी बात मैंने कहा था कि जब भी आप इन्फिनिटी से आप ऐड करें तो आपने क्या करना था कि वो इन्फिनिटी वैल्यू आती तो उसके कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू है सेल के अंदर वो वही वैल्यू रहेगी। देन आपने क्या करना है कि हाँ, अब आपने देखना कि सेकंड आइटेशन थी, आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज अपडेट हुई है। एक 4,1 हुई है अपडेट और 1,4 अपडेट हुई है। तो आपने जाना सीक्वेंस टेबल में 4,1, यानी कि ये था, यहाँ पे 1 लिखा था, इसको काट के आपने 2 क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड आइटेशन में चेंज हुई है। और इसी जगह 1,4 में चले जाते हैं, यहाँ पे 4 लिखा था, इसको कैंसिल करके आपने 2 लिख दिया, सेकंड आइटेशन में चेंज हुई है। देन आपने थर्ड आइटेशन में चले जाना है, और उसमें थर्ड रो आपने पकड़ लेना, थर्ड कॉलम पकड़ लेना, और वही 10 + 10 किया तो विच इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे क्या ये वाला सेल बनेगा कंपेयर करना, तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, डैश है, कोई वैल्यू नहीं है तो आपने छोड़ देना। इसी तरह देन आपने क्या करना है कि वजन 10 + 13 विच इज इक्वल टू 23, तो यहाँ पे ये वाला सेल बनता है, तो ये 3 पहले से ही छोटा है तो इसलिए ये ही रहेगा। इसलिए 10 + 6 किया तो 16, ये भी छोटा है। 10 + इन्फिनिटी किया, इन्फिनिटी ठीक है। 13 + 10 23, तो ये 3 छोटा है। 13 प्लस ये डैश है, 13 + 6 19, ये भी छोटा है, ठीक हो गया। 6 + 10 16 है, तो ये सेल बनता है, ये छोटा है। ये इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास 19 आया, तो यहाँ पे 5 है, छोटा है, यहाँ पे भी ठीक हो गया, एज इट इज आ गया। 15 + 10 किया तो 25 आ गया, तो 25 देखें तो ये वाला सेल बनता है, यहाँ पे था इन्फिनिटी, 25 से इन्फिनिटी से छोटा, तो यहाँ पे वैल्यू अपडेट होगी।
इसी तरीके से 15 प्लस 13 का 28 छोटा है इन्फिनिटी से, तो हमने अपडेट कर दिया। 15 प्लस 16 21 ये छोटी है, ये तो अपडेट ही नहीं होगी क्योंकि 21 बड़ा है। इसी तरीके से इन्फिनिटी के साथ ऐड हुआ तो ये इन्फिनिटी आ गया। ओके, हो सकता है कि ना मेरे से गलती से मुझे अब याद नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि शायद इस लेक्चर में मैंने एक जगह पे गलती से बोल दिया था हमने मल्टीप्लाई करना है। इस मतलब इस मल्टीप्लाई नहीं करते, हम सिंपल ऐड करते हैं, तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। मुझे लग रहा है कि ऐसे शायद मैं बोल गया हूँ, तो उस चीज़ को इग्नोर कर देना। हम ऐड करते हैं 6 प्लस 30, जिस तरह 15 प्लस 13 किया तो 28 आया। 28 को हमने कंपेयर किया इसके कोरस्पोंडिंग सेल, यानी कि ये रो देखी और ये कॉलम देखा, तो ये सेल बना था यानी कि इन्फिनिटी के साथ, तो 28 जो कंप्यूट हो गया है वो लेस देन है, तो यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ओके, इसी तरीके से अब हाँ, अब थर्ड इटरेशन में हमने ये वाले सेल यानी कि 2,5 अपडेट हुआ और 1,5 ये दोनों सेल अपडेट हुए हैं, इनकी वैल्यूज अपडेट हुए, तो हमने सीक्वेंस टेबल में जाना है। 2,5 यहाँ पे 5 था, इसको काट के हमने 3 लिख दिया क्योंकि आइटरेशन नंबर 3 चल रही थी, और 1,5 की वैल्यू चेंज हुई थी तो इसको हमने कैंसिल किया और यहाँ पे 3 लिख दिया क्योंकि थर्ड आइटरेशन में चेंज हुई थी। तो इसी तरीके से अब हम फोर्थ आइटरेशन में चलेंगे, तो फोर्थ आइटरेशन में आप इसी तरीके से जब 1 बाय 1 सम करेंगे तो आप ये देखेंगे ये सारी वैल्यूज अपडेट हो रही हैं, ये देखें ये सारी। तो हमने इसको जाना है कि वही सीक्वेंस टेबल में जाना है और देखना है कि कौन कौन से सेल्स थे उसमें जो भी वैल्यू लिखी थी। लाइक ये देखेंगे यहाँ पे 2 था, उसको कैंसिल करके हमने 1 में किया था कि फर्स्ट आइटरेशन में इस सेल की वैल्यू चेंज होगी। अब यहाँ पे देखेंगे फोर्थ आइटरेशन में दोबारा इस सेल की वैल्यू चेंज होगी थी, तो हमने क्या किया कि 1 को दोबारा काट दिया और यहाँ पे 4 लिख देना है, यानी कि जो भी वैल्यू लिखे होगी उसको अपने अपडेट कर देना है। ठीक हो गया। और ये कि अब हम डिस्टेंस मैट्रिक्स तो बार बार बना रहे हैं, तो सीक्वेंस मैट्रिक्स आप एक बार बनाना है और उसी की वैल्यूज को आप अपडेट करते रहे जिस तरह मैंने किया, क्योंकि पेपर में आप बार बार सीक्वेंस मैट्रिक्स बनाते रहेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा वर्किंग भी है और आपका टाइम भी जाया होगा। तो आपने सीक्वेंस मैट्रिक्स एक ही बना लेना, उसी में आपने वैल्यूज को अपडेट करते रहना है, बट आपने डिस्टेंस मैट्रिक्स हर आइटरेशन के लिए अलग अलग बनाना है। ओके, तो फिर आपने देखा कि वर्जन आइटरेशन 5 की, तो आप यहाँ पे आइटरेशन 5 को देख लेते हैं, तो उसमें 5th रो और 5th कॉलम सेलेक्ट हुआ, तो 12 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 24। तो ये देखें यहाँ पे डैश था, तो 12 प्लस 9 21 ये छोटी वैल्यू पहले से ही। 12 प्लस 22 आ गया, 10 प्लस 12 22 आ गया, तो ये 10 पहले से छोटा है। इसी तरीके से ये देखें, इस तरीके से आप ये देखें तो 9 प्लस 12 क्या 21 ये भी छोटी है, यहाँ पे डैश है। 9 प्लस 10 क्या 19 ये पहले से छोटी है। 9 प्लस 4 13 ये पहले से छोटी है। इसी तरीके से 10 प्लस 12 क्या 22 ये भी छोटी है। 10 19 ये भी छोटी है। 10 प्लस 10 यहाँ पे डैश है। 10 प्लस 14 यहाँ 14 ये 6 पहले से छोटी है। इस तरीके से ये भी करें, तो अब देखें कि इस आइटरेशन में कोई भी चेंज नहीं आया, तो हमने रुक जाना। लेकिन वैसे भी आप देखेंगे हमारी टोटल 5 आइटरेशन हो रही थी। क्यों? हमारा स्केयर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का था? 5 बाय 5 का था, यानी कि स्केयर मैट्रिक्स को छोड़ें आपके पास टोटल नोट्स कितनी थी, यानी कि 5 टोटल नोट्स आपके पास थी 5, तो यानी कि 5 आइटरेशन तक आपने चलाना है। तो 5th आइटरेशन में बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होगा कि उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही होगी। तो आपने इस बात से, हाँ, जो मैं दूसरी बात इंपॉर्टेंट कर रहा था वो ये था कि समटाइम्स ये होता है कि आप ये तो देखेंगे आपकी 5th आइटरेशन में ये सारी कंडीशन फुलफिल हुई है कि वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो यानी कि ऑप्टिमल हो गया हमारा टेबल। लेकिन अगर ये फर्ज करेंगे ये अगर थर्ड आइटरेशन होती है, फर्ज करें यहाँ पे, और यहाँ पे यही सिनेरियो आ जाता, यानी कि ये वाला टेबल थर्ड आइटरेशन में बन जाता, और यहाँ पे आप यानी कि आपने थर्ड रो सिलेक्ट की, थर्ड कॉलम सिलेक्ट किया, आपने सारी वैल्यूज को कंपेयर किया, लेकिन आपके टेबल में कोई भी वैल्यूज अपडेट नहीं हुई, तो आप कहोगे कि भाईजान अपडेट नहीं हो रही, यानी कि अब ऐसा हो गया कि भाईजान हमारा टेबल ऑप्टिमल हो गया। तो हमने इसको यानी कि आगे आइटरेशन नहीं करें, यानी कि नोड आपके पास टोटल 5 है, यानी कि आपकी टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन कितनी बनती है? 5 बनती है। बट आपके क्या हुआ कि आइटरेशन 3 में आपके पास टेबल आ गया कि वो उसकी वैल्यू कोई अपडेट नहीं हुई, तो आप वहीं पे रोक देते हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इश्यू यहाँ पे आता है कि बच्चे यहाँ पे रुक जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना फ्लोइड वर्जन में, क्योंकि ऐसा होता है कि आपने फर्ज करें कि आइटरेशन 3 में थे, आपकी वैल्यू अपडेट नहीं हुई, लेकिन आप इससे नेक्स्ट आइटरेशन में गया तो आपने 4th रो और 4th कॉलम पकड़ा, तो लेकिन उस टाइम हो सकता है आपकी वैल्यू अपडेट हो जाए। तो ये नहीं करना कि भजन अगर टोटल आपने नोट्स दिखनी कितनी है, नोट्स अगर आपके पास 5 है तो आपके पास नंबर ऑफ आइटरेशन कितनी आएंगी? 5 आएंगी, यानी कि आपके पास 5 डिस्टेंस मैट्रिक्स बनेंगे ही बनेंगे। तो आपने उन 5 की कंप्यूटेशन को पूरा करना है, वो इसी तरीके से, यानी कि थर्ड आइटरेशन है तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम पकड़ते हैं, चाहे आपकी वैल्यू अपडेट नहीं हुई, फर्ज करें इस आइटरेशन में आपकी वैल्यू अपडेट नहीं हुई, लेकिन आपने उसको एज इट इज आके लेके चलना है। आपने 4th आइटरेशन में लेके जाना, उसका 4th रो और 4th कॉलम पकड़नी है, फिर कंपेयर करना है।
फिर उसको कंपेयर करना है। जब तक 5 आइटरेशन पूरी नहीं ना हो जाती तब तक आपने ये चला ही इसको इसके ऊपर वर्किंग करते रहना। ये नहीं करना कि आपने रोक के क्या देना कि भाईजान एज देयर नो वैल्यूज चेंजिंग इन द टेबल्स, तो यही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गए। तो ऐसा नहीं होता, जितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं उतनी ही आपने आइटरेशन लाजमी चलानी ही चलानी है, चाहे आपकी वैल्यूज किसी भी आइटरेशन में चेंज नहीं हो रही है, आपने पूरी आइटरेशन करनी है। देखेंगे आइटरेशन 5 में आप पहुंचे हैं तो आपकी वैल्यूज खुद ब खुद ही ऑप्टिमल हो गई हैं और ये कंडीशन आपकी 5 में है। समटाइम्स ये होता है कि थर्ड आइटरेशन में या सेकंड आइटरेशन में इस तरह का केस आ जाता है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि भाईजान वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो हम ऑप्टिमल, हमारा टेबल जो है वो ऑप्टिमल उसमें हो गया, ऑप्टिमल हो गया, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो हमारे पास मैंने ना फाइनल सीक्वेंस टेबल जो हमारे पास कंप्यूट होकर आया था सारी वैल्यूज, यानी कि यहाँ पे देखें सीक्वेंस टेबल से कट किया हुआ था, काफी ज्यादा थोड़ा सा हो गया था 4, मतलब कि मिक्स हो रही है, तो मैंने इसको फाइनल कर दिया, यानी कि ये 4 यहाँ पे अब 4 लिखा होगा, यहाँ पे 4 लिखा होगा, तो मैंने एक फाइनल सीक्वेंस टेबल यहाँ पे मैंने इसके नीचे नोट डाउन कर दिया। ओके, अब क्या था, अब आपको फर्स्ट करेंगे सवाल में कहा हुआ था कि भजन आपने सोर्स डेस्टिनेशन क्या थी आपकी 1 और सॉरी सोर्स नोड थी आपके पास 1 और डेस्टिनेशन नोड थी आपके पास 5, यानी कि 1 से 5 के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था। तो आपने क्या करना कि जो फाइनल आपका यानी कि 5th आइटरेशन में, लास्ट आइटरेशन में जो टेबल है आपने उसका D15 कॉलम देखना है, यानी कि पहली रो और 5वां कॉलम देखना। तो ये देखें तो आपके पास क्या है, वैल्यू 12, तो यही आपके पास क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो आपने क्या किया, उसको देखा, तो यहाँ पे इस साइड में क्या लिखा हुआ 12, यानी कि आपकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया ना वो है 12, तो वो हमने नोट डाउन कर लिया। अब आपने क्या करना है कि भैया ना आपने पाथ को ट्रेस करना है कि आप किस तरीके से, यानी कि सोर्स 1 से 5 तक किस तरह पहुंचे, यानी कि किन किन नोड से आपको गुजरना पड़ा, वो किस तरीके से हम निकालेंगे। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि सीक्वेंस टेबल हम इसलिए बनाते हैं कि पाथ को हम ट्रेस कर सके। तो आपने क्या करना है कि D15 था ना, यानी कि सोर्स 1 था, डेस्टिनेशन 5 थी, तो D15 वाला आपने सेल देख लिया, यानी कि ये D15 इसको, यानी कि पहली रो और 5वां कॉलम। तो आपने क्या करना है कि सीक्वेंस टेबल में आपने S15 देखना है। S15 क्या है, S पहली रो और 5वां कॉलम, S15 यानी कि S रिप्रेजेंट कर रहा है सीक्वेंस टेबल को। तो यहाँ पे देखें 4 लिखा हुआ है, यानी कि आप आपकी जो नोड यानी कि सोर्स नोड 1 से डेस्टिनेशन नोड 5 तक आप बीच में कहीं इंटरमीडिएट नोड पे गए हैं, और वो नोड कौन सी थी, 4th नोड थी। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया, यानी कि 1 से 5 के दरमियान 4th नोड आ रही है जो यहाँ पे लिखी हुई थी वैल्यू, मैंने इसको नोट डाउन कर लिया। अब आपके पास 2 पेयर बन गए, यानी कि 1 से 4 और 4 से 5। आपने अब इसको इन दोनों का देखना कि S14 यानी कि 1 से 4 एक पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर बनेगा 4 से 5, क्योंकि अगर आपने इनको देखना है कि इनके दरमियान कोई इंटरमीडिएट नोड तो नहीं एग्जिस्ट करती, तो आपने S14 की वैल्यू देखनी है और S45 की वैल्यू देखनी है। तो S14 की वैल्यू देखते हैं तो वो है 1,4 विच इज इक्वल टू 2, यानी कि 1 से 4 नोड के दरमियान भी एक इंटरमीडिएट नोड एग्जिस्ट करती है जिसके जरिए आप 4 तक पहुंचे हैं, वो है कौन सी नोड है, नोड 2। तो यानी कि आपने लिख दिया 1 से 4 के दरमियान 2, तो यानी कि 1 से 2, 2 से 4। ओके, आपने S45 वाला टेबल देखा और सेल देखा 4 रो और 5, यानी कि यहाँ पे 5 ही लिखा हुआ है, तो वो 5 तो पहले से ही है, जारी बात है आपने यहाँ पे, तो इसलिए उसको अपडेट भी कर देंगे तो आपके पास वही रहेगा, यानी कि 4 से अब यानी कि 1 से 2, 2 से 4 और 4 यानी कि वही रहेगा 5। ओके, अब आपके पास कौन कौन से पेयर बन गया भजन, अब आपके पास बन गया 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 5। आपने देखना है S12 की वैल्यू, देन S24 की वैल्यू और देन S45 की वैल्यू के इनके दरमियान कोई इंटरमीडिएट नोड तो नहीं एग्जिस्ट कर ली। तो S12 की वैल्यू देखते हैं, S12 की वैल्यू के दरमियान वही है 2, यानी कि 2 S से 2 तक हम 2 ही नोड्स के जरिए आए, तो यानी कि वो तो वही है कि यानी कि इसका मतलब ये है कि S1 से 2 नोड के दरमियान इसकी वैल्यू कह रही है कि 2 है, यानी कि ये इंडिकेट कर रही है कि हम 1 से 2 जा रहे हैं और कोई इंटरमीडिएट नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि ये 2 ही वैल्यू है और 2 ही कॉलम है। ओके, तो वो एज इट इज आ गया 1 से 2। इसी तरीके से 2 से 4 देखेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी 2 से 4, ये रहा। तो देखें 2 से 4 पे जा रहे हैं नोड पे और 4 ही लिखा है, यानी कि इसका मतलब है अगर आप इन अदर वर्ड्स आप यही याद रख सकते हैं कि आपने यानी कि 2 रो और 4 कॉलम में देखा, तो ये वाला सेल की वैल्यू आपने देखनी कि कॉलम के साथ कंपेयर कर लेनी, क्योंकि जिस पे हम जा रहे हैं अगर वो दोनों सेम है, लाइक 4 और 4 है, इसका मतलब बीच में कोई इंटरमीडिएट नोड एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो जाहिर बात हम इसको ऐड कर देते कि भैया ये कह रहा है कि 2 से हम 4 तक जा रहे हैं 3 के जरिए,
ठीक हो गया। 4 हमने वही लिख दिया 4, और 4 से 5 का हमने देखा 4 से 5 का वो 5 ही है, तो 5 ही एज इट इज आया वो लिखा। यानी कि अब हमारे पास कोई ऐसा पेयर नहीं है कि जिसके दरमियान में नोड एग्जिस्ट करती हो, इंटरमीडिएट नोड एग्जिस्ट करती है जिसके जरिए हम अगले नोड पे पहुंचे। तो हमारे पास फाइनल पाथ क्या आ गया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 हम पहुंचे, और उसकी कॉस्ट क्या होगी 12। तो ये हम चेक भी कर लेते हैं ग्राफ से, कोई मसला नहीं है। तो हमारा था 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 5। 1 से हम 2 गए हैं, 2 से 4 पे गए और 4 से 5 ये पाथ एग्जिस्ट करता है, लीगल है। ठीक हो गया। अब इसकी कॉस्ट का सम कर लेते हैं इस पाथ की, यानी कि 3 + 5 8 + 4 विच इज इक्वल टू 12। तो हमने जो कंप्यूट किया था टेबल के जरिए एंड पे जो हमने कंप्यूटेशन करके फाइनल आंसर निकाला था वो डिस्टेंस क्या था, वो भी 12 है। तो हमने ये चेक भी कर लिया। तो ये था हमारा फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम, और मैंने ये कहा था कि ये पॉइंट में डिस्कस करूंगा। तो मैंने ये सारी चीजें वैसे आपको ये लेक्चर में बता दी, तो फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यानी कि D21 लिखा हो प्लस D12 है, यानी कि ये दोनों सेम है अगर नोड, तो इनके दरमियान जो डायरेक्ट लिंक होगा वो D22 का होगा। लाइक ये इसी चीज को मैंने एग्जांपल के जरिए समझाया, और यही चीज मैं यहाँ पे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये जो ट्रिपल ऑपरेशन मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे सारा, तो वही चीज है। सिंपल वर्ड में किया मैंने कि 1 से 3 एक लिंक है जो कि हमारा क्या कहलाएगा D13, 1 से 2 वाला D12, और 2 से 3 है D23। ठीक हो गया। अगर आप देखेंगे D12 और D23 को सम करें, मतलब कि ये दोनों आपकी नोट सेम है, तो हमारे पास जो डायरेक्ट लिंक बन रहा होगा ना, तो वो होगा D13 वाला। तो वो देखेंगे यानी कि 1 से हम 2 पे जा रहे हैं, 2 से हम 3 पे जा रहे हैं, तो हमारे पास जो डायरेक्ट लिंक बना वो 1 से 3 बना। तो ये चीज डिस्कस की है। बाकी ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ वर्डिंग में, तो ये बता रहा है वही चीज जो मैंने कहा था कि बाज़ औक़ात ये होता है कि वजन टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितनी है 5, तो यानी कि हमारी कितनी आइट्रेशन होगी 5 आइट्रेशन होगी। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आइट्रेशन 3 पे या आइट्रेशन 2 पे आपके टेबल के अंदर कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं होती, तो हम वहां पे रुक जाते हैं और कह देते हैं कि भैया यही हमारा ऑप्टिमल टेबल है, आगे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना। तो आपने जितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं उतनी ही आइट्रेशन आपने चलानी है, चाहे आपकी किसी भी आइट्रेशन, चाहे आपकी पांचों की पांचों आइट्रेशन ऐसी गई कि वैल्यू चेंज नहीं है, लेकिन आपने पांचों की पांचों चला के दिखानी है पेपर में। तो इसके मार्क्स होते हैं स्टेप्स के, तो ये लाजमी याद रखना। स्टेप कौन से, ये मैथमेटिकल वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, कोई और स्टेप्स वगैरह ना जेन में ले आना। तो लाइक जो आप रील वगैरह देखते रहते हो, वो समझ रहे हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया है फ्लॉयड एल्गोरिथम लेक्चर। तो ये बुक का सेक्शन बनता है 6.3, जिसके अंदर हम शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करने के लिए एल्गोरिथम पढ़ते हैं, जिसमें था फ्लॉयड और अपना डाइजेस्टर। तो मैंने दोनों डिस्कस कर दिए। तो यहाँ तक था हमारा मिड 2 का सिलेबस। तो गुड लक सबको मिड्स के लिए। तो ये ही चीज जो मैं आपको बताई थी कि करंट आइट्रेशन वन वैल्यू इज नो चेंज, इज चेंज इन नो चेंज लिखना था मैंने। बहरहाल मैंने जो बताई है कि आप जब वैल्यूज रिप्लेस नहीं हो रही, वो यहाँ पे लिखा है रिप्लेस नहीं हो रही होती, तो लेकिन हम समटाइम्स उधर स्टॉप कर जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि हमने रुकना नहीं था। दूसरी बात ये जो मैं कह ही जा रहा हूँ इतनी देर से, इसको मैं पढ़ भी लूँ कि लिखा गया। मैं खैर यहाँ पे सीक्वेंस मैट्रिक्स वाला मैंने डिस्कस किया है कि ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे की नहीं थी। मैंने आपको कहा था कि लेक्चर के अंदर मैं सारी चीज़ें बता के चला गया हूँ। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली लिखा हुआ है यहाँ पे कह रहा है कि करंट आइट्रेशन में व्हेन वैल्यू इज चेंज इन द डिस्टेंस मैट्रिक्स, यानी कि डिस्टेंस मैट्रिक्स में जैसे ही वैल्यू चेंज होती है तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस मैट्रिक्स में जो सेल बनता है उसके अंदर हम उसकी वैल्यू जो भी लिखी है उसको हम कैंसिल करके आइट्रेशन नंबर लिखते हैं। तो वो यहाँ पे लिखा है इज इट रिप्लेस्ड बाय द आइट्रेशन नंबर। ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जो कि मिड्स के बाद वाले लेक्चर्स होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और अगेन गुड लक फॉर योर मिड्स। तो अच्छे अच्छे मिड्स देना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।